गुड मॉर्निंग बच्चों। बच्चों, आज हम भारत के प्रथम प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू द्वारा लिखित पाठ संसार पुस्तक है पढ़ेंगे। ये पाठ पिता के पत्र पुत्री के नाम पुस्तक से लिया गया है। ये पाठ अंग्रेजी में लिखा गया था। इसका हिंदी में अनुवाद प्रसिद्ध कथाकार और उपन्यास सम्राट मुंशी प्रेमचंद द्वारा किया गया है, जिसमें इन्होंने इंदिरा गांधी को, जो कि 10 साल की थी, उनको पत्र लिख करके और किस तरह से ये संसार भी एक पुस्तक है, इस बारे में समझाने का प्रयास किया है। वास्तव में जो चीज़ पुस्तक में कई बार समझ में नहीं आती, वह प्रैक्टिकल के माध्यम से हम इस संसार को देख करके सीख सकते हैं। यही इस पाठ का संदेश है। जब तुम मेरे साथ रहती हो तो अक्सर मुझसे बहुत सी बातें पूछा करती हो और मैं उनका जवाब देने की कोशिश करता हूँ। लेकिन अब जब तुम मसूरी में हो और मैं इलाहाबाद में, हम दोनों उस तरह बातचीत नहीं कर सकते। इसलिए मैंने इरादा किया कि कभी कभी तुम्हें इस दुनिया की और उन छोटे बड़े देशों की जो इस दुनिया में है, छोटी छोटी कथाएं लिखा करूं। ये पंडित जवाहरलाल नेहरू इंदिरा जी को लिख रहे हैं पत्र। तुमने हिंदुस्तान और इंग्लैंड का कुछ हाल इतिहास में पढ़ा है, लेकिन इंग्लैंड केवल एक छोटा सा टापू है। टापू अर्थात समुद्र जिसके आसपास हो और बीच में एक छोटा सा स्थान टापू कहलाता है। वह स्थान जिसके आसपास जल ही जल हो। और हिंदुस्तान जो एक बहुत बड़ा देश है, फिर भी दुनिया का एक छोटा सा हिस्सा है, क्योंकि दुनिया बहुत बड़ी है। उसमें हिंदुस्तान चाहे कितना भी बड़ा देश हो, लेकिन इस दुनिया का एक पार्ट ही है। अगर तुम्हें इस दुनिया का कुछ हाल जानने का शौक है तो तुम्हें सब देशों का और उन सब जातियों का जो इनमें बसी हुई है ध्यान रखना पड़ेगा। केवल उस एक छोटे से देश का नहीं जिसमें तुम पैदा हुए हो। यहाँ पर इस पंक्ति के माध्यम से भारत की सांस्कृतिक विशेषता वसुधैव कुटुंबकम के बारे में बताने का प्रयास पंडित नेहरू ने किया है। क्योंकि अगर हम इस धरती पर रहते हैं, हमारी सोच यदि विकसित है, विस्तृत है, तो न केवल जिस देश में हम रहते हैं उसके बारे में, अपितु हमें संपूर्ण विश्व के बारे में सोचना चाहिए। अपनी सोच को बड़ा करना चाहिए। मुझे मालूम है कि इन छोटे छोटे खतों में बहुत थोड़ी सी बातें ही बतला सकता हूँ। खत मीन्स पत्र। इन छोटे छोटे पत्रों में मैं तुम्हें सब कुछ तो नहीं बता सकता, कुछ थोड़ी सी बातें बता सकता हूँ। लेकिन मुझे आशा है कि इन थोड़ी सी बातों को भी तुम शौक से पढ़ोगी और समझोगी कि दुनिया एक है और दूसरे लोग जो इसमें आबाद हैं, हमारे भाई बहन हैं। ये भी वही संदेश है। वसुधैव कुटुंबकम अर्थात पूरी पृथ्वी ही एक परिवार के समान है। वर्तमान तकनीकी और ज्ञान विज्ञान के युग में भी जो भूमंडलीकरण का प्रचार प्रसार चल रहा है, वह भी हमारी उसी सभ्यता और संस्कृति को बतलाता है। जब तुम बड़ी हो जाओगी तो तुम दुनिया और उसके आदमियों का हाल मोटी मोटी किताबों में पढ़ोगी। उसमें तुम्हें जितना आनंद मिलेगा उतना किसी कहानी या उपन्यास में भी न मिला होगा। जिस तरह से कहानी और उपन्यास में बड़ा आनंद आता है, कहानी जितनी आगे बढ़ती जाती है उतना ही आनंद बढ़ता जाता है। लेकिन यहाँ पर पंडित नेहरू ने इंदिरा गांधी से ये कहा है कि उतना आनंद
जितना तुम्हें इनमें नहीं आता है उससे भी ज्यादा आनंद तुम्हें इन जानकारी वाली किताबों को पढ़कर मिलेगा। यह तो तुम जानती ही हो कि यह धरती लाखों करोड़ों वर्ष पुरानी है और बहुत दिनों तक इसमें कोई आदमी न था। सृष्टि के प्रारंभ में इस पृथ्वी पर कोई जीव नहीं था। आदमियों से पहले सिर्फ जानवर थे और जानवरों से पहले एक ऐसा समय था जब इस धरती पर कोई जानदार चीज न थी। जानदार चीज से तात्पर्य जिसमें जान हो, जीवित प्राणी कोई नहीं थे। आज जब ये दुनिया हर तरह के जानवरों और आदमियों से भरी हुई है, उस जमाने का ख्याल करना भी मुश्किल है। वर्तमान समय में बैठ करके यदि हम आज से लाखों साल पहले को सोचते हैं तो कल्पना से भी में भी दुर्लभ हो जाता है सोचना कि क्या ऐसा होता होगा। जब यहाँ कुछ न था, लेकिन विज्ञान जानने वालों और विद्वानों ने, जिन्होंने इस विषय को खूब सोचा और पढ़ा है, लिखा है कि एक समय ऐसा था जब ये धरती बेहद गर्म थी और इस पर कोई जानदार चीज नहीं रह सकती थी। और अगर हम उनकी किताबें पढ़ें और पहाड़ों और जानवरों की पुरानी हड्डियों को गौर से देखें तो हमें खुद मालूम होगा कि ऐसा समय जरूर रहा होगा। हर चीज किताबों में नहीं मिलती। कहीं न कहीं जीवाश्मों को देख करके, पुराने जितने भी अंश हैं उनको देख करके जो खुदाई में प्राप्त हुए, उससे पता लगता है कि किस तरह की स्थितियां इस पृथ्वी पर रही होगी। तुम इतिहास की किताबों में ही पढ़ सकती हो, लेकिन पुराने जमाने में तो आदमी पैदा ही न हुआ था, किताबें कौन लिखता। अगर किताबें नहीं थी तो फिर इतिहास कैसा। इतिहास तब से मालूम हुआ जब से इंसान ने पढ़ना लिखना प्रारंभ किया। तब हमें उस जमाने की बातें कैसे मालूम हो, ये तो नहीं हो सकता कि हम बैठे बैठे हर एक बात सोच निकालें। यह बड़े मजे की बात होती, क्योंकि हम जो चीज चाहते सोच लेते और सुंदर परियों की कहानियां गढ़ लेते। यदि इंसान के अंदर सच्ची बातों की कल्पना करने की क्षमताएं होती तो फिर इंसान को जरूरत ही नहीं पड़ती, फिर खुद ही इतिहास बना लेता, गढ़ लेता, सोच लेता, समझ लेता। लेकिन ऐसा संभव नहीं था। लेकिन जो कहानी किसी बात को देखे बिना ही गढ़ ली जाए वह ठीक कैसे हो सकती है। लेकिन बिना किसी प्रूफ के अगर कोई कहानी गढ़ ली जाए तो वह सच नहीं हो सकती। लेकिन जो कहानी किसी बात को लेकिन खुशी की बात है कि उस पुराने जमाने की लिखी हुई किताबें न होने पर भी कुछ चीजें ऐसी चीजें हैं जिनसे हमें उतनी ही बातें मालूम होती है जितनी किसी किताब से होती। ऐसा क्यों? इसके पीछे भी वही कारण है, पुरानी चीजों को देख करके। ये पहाड़, समुद्र, सितारे, नदियां, जंगल, जानवरों की पुरानी हड्डियां और इसी तरह की और भी कितनी ही चीजें हैं जिनसे हमें दुनिया का पुराना हाल मालूम हो सकता है। मगर हाल जानने का असली तरीका ये नहीं है कि हम केवल दूसरों की लिखी हुई किताबें पढ़ लें, बल्कि खुद संसार रूपी पुस्तक को पढ़ें। संसार रूपी पुस्तक को पढ़ने से तात्पर्य है इस संसार में जो भी विभिन्नताएं हैं, जो भी विषमताएं हैं, नदियां, पहाड़, झरने इत्यादि जो कुछ भी प्राकृतिक परिवेश है, इस पूरे परिवेश को हम अपने अंतर्मन और चक्षुओं से, दोनों से महसूस करें तो हम इसे पढ़ सकते हैं। मुझे आशा है कि पत्थरों और पहाड़ों को पढ़कर
तुम थोड़े ही दिनों में उनका हाल जानना सीख जाओगी। पत्थरों और पहाड़ों को पढ़ने से तात्पर्य है उन पत्थरों और पहाड़ों को देख करके और उनके आज की स्थिति और बरसों पुरानी स्थिति के बारे में तुम अनुमान कर सकोगी। सोचो कितनी मजे की बात है। एक छोटा सा रोड़ा जिसे तुम सड़क पर या पहाड़ के नीचे पड़ा हुआ देखती हो, शायद संसार की पुस्तक का छोटा सा पृष्ठ हो। अर्थात अगर इस संसार को पुस्तक मान लिया जाए तो वह छोटा सा जो पत्थर है वह उस पुस्तक का एक छोटा सा पृष्ठ है। शायद उससे तुम्हें कोई नई बात मालूम हो जाए। शर्त यही है कि तुम्हें उसे पढ़ना आता हो। उस पत्थर को पढ़ना आता हो से तात्पर्य है उस पत्थर के पूर्व की और आने वाले समय की कहानियों का सटीक अनुमान लगाना यदि तुम्हें आता है तो तुम निश्चित रूप से अपनी कल्पना के द्वारा ये कार्य कर सकते हो, इस संसार रूपी पुस्तक को पढ़ सकते हो। तो इस तरह से बच्चों आज हम इतना ही पढ़ेंगे। इस पाठ का जो अगला भाग है वो हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। धन्यवाद। गुड मॉर्निंग बच्चों, जो पाठ कल हमने पढ़ा था संसार पुस्तक है, आज हम उसका दूसरा भाग पढ़ने जा रहे हैं जिसमें पंडित जवाहरलाल नेहरू ने पिता के पत्र पुत्री के नाम जो पुस्तक लिखी थी उसमें से एक चैप्टर लिया है। कोई जबान उर्दू, हिंदी या अंग्रेजी सीखने के लिए तुम्हें उसके अक्षर सीखने होते हैं। इसी तरह पहले तुम्हें प्रकृति के अक्षर पढ़ने पड़ेंगे, तभी तुम उसकी कहानी उसके पत्थरों और चट्टानों की किताब से पढ़ सकोगी। अर्थात नेचर को, प्रकृति को रीड करने के लिए उसको पूरी तरह से समझना पड़ता है, उसके पार्ट्स को समझना पड़ता है। जिस तरह से पुस्तक पढ़ने के लिए पहले अक्षर वर्णों का ज्ञान होना आवश्यक है, चाहे वह भाषा उर्दू हो, हिंदी हो या इंग्लिश हो। शायद अब भी तुम उसे थोड़ा थोड़ा पढ़ना जानती हो। जब तुम कोई छोटा सा गोल चमकीला रोड़ा देखती हो तो क्या वह तुम्हें कुछ नहीं बतलाता? किसी भी तरह का कोई भी टुकड़ा पत्थर का हो, कंकड़ हो, वह हमें कुछ न कुछ जरूर बताता है। और जब वह गोल हो जाता है तो निश्चित रूप से उसके विकास की कहानी हमसे कहता है। इसीलिए ये संसार पुस्तक के समान है। यह कैसे गोल, चिकना और चमकीला हो गया और उसके खुरदरे किनारे या कोने क्या हुए? अगर तुम किसी बड़ी चट्टान को तोड़कर टुकड़े टुकड़े कर डालो तो हर एक टुकड़ा खुरदरा और नोकीला होगा। ये नोकीला जो शब्द है ये इस पाठ में जो नेहरू जी ने लिखा और इसको जिसने ट्रांसलेट किया उसने यही लिखा। इसीलिए इसके मानकों को ध्यान रखते हुए यह एज इट इज लिखा गया है बच्चों, लेकिन इसका शुद्ध होता है नुकीला। यह गोल चिकने रोड़े की तरह बिल्कुल नहीं होता। फिर यह रोड़ा कैसे इतना चमकीला, चिकना और गोल हो गया? अगर तुम्हारी आंखें देखें और कान सुने तो तुम उसी के मुंह से उसकी कहानी सुन सकती हो। वह तुमसे कहेगा कि एक समय जिसे शायद बहुत दिन गुजरे हों, वह भी एक चट्टान का टुकड़ा था। ठीक उसी टुकड़े की तरह उसमें किनारे और कोने थे जिसे तुम बड़ी चट्टान से तोड़ती हो। शायद वह किसी पहाड़ के दामन में पड़ा रहा, तब पानी आया और उसे बहाकर छोटी घाटी तक ले गया। वहां से एक पहाड़ी नाले ने ढकेल कर उसे एक छोटे से दरिया में पहुंचा दिया।
इस छोटे से दरिया से वह बड़े दरिया में पहुंचा। इस बीच वह दरिया के पेंदे में लुढ़कता रहा, उसके किनारे घिस गए और वह चिकना और चमकदार हो गया। इस तरह वह कंकड़ बना जो तुम्हारे सामने है। किसी वजह से दरिया उसे छोड़ गया और तुम उसे पा गई। अगर दरिया उसे और आगे ले जाता तो वह और छोटा होते होते अंत में बालू का एक जर्रा हो जाता, एक कण हो जाता, एक टुकड़ा हो जाता, बहुत छोटा। दरिया मतलब एक नदी। और समुद्र के किनारे अपने भाइयों से जा मिलता, जहाँ एक सुंदर बालू का किनारा बन जाता, जिस पर छोटे छोटे बच्चे खेलते और बालू के घरौंदे बनाते। अर्थात उस बड़े से बेडोल से पत्थर से उसका बारीक बालू के कण में परिवर्तित हो जाना, इस बीच में बहुत सारा संघर्ष उसने इस प्रकृति के साथ किया और छोटा जर्रा बनने के बाद एक बड़े ढेर के साथ उसका मिलना उसकी खुशहाली का प्रतीक है। ये बात यहाँ पर स्पष्ट होती है कि जब स्ट्रगल के बाद व्यक्ति कहीं न कहीं पहुँचता है तो उसे एक आनंद की अनुभूति होती है। अगर एक छोटा सा रोड़ा तुम्हें इतनी बातें बता सकता है तो पहाड़ों और दूसरी चीज़ों से जो हमारे चारों तरफ है हमें और कितनी बातें मालूम हो सकती है। इस तरह से यहाँ पर नेहरू जी ने इंदिरा गांधी के लिए जो पत्र लिखा, इसमें यह बताने का प्रयास किया है कि यदि हम उत्सुकता पूर्वक, जिज्ञासा पूर्वक प्रकृति का अध्ययन करें तो प्रकृति हमें वो सब कुछ सिखा सकती है जो हम सीखना चाहते हैं। प्रकृति से हमें कई सारे मानवीय मूल्यों की शिक्षा मिलती है। जिस प्रकार से इस पाठ में बताया गया, यदि हम पढ़ना जानते हैं, यदि हम प्रकृति की उन चीज़ों को ढंग से पढ़ पाएँ तो उनको पढ़ करके हम अपने नैतिक मूल्यों में बदलाव कर सकते हैं, समझ सकते हैं। तो बच्चों, इस तरह से ये पाठ था जिसका नाम था संसार पुस्तक है। यहाँ एक बात मैं आपको बता देना चाहता हूँ, बहुत बड़े कवि हुए निर्गुण भक्ति संप्रदाय के कबीर। कबीर ने भी यही कहा कि पोथी पढ़ी पढ़ी जग मुआ, पंडित भया न कोई, ढाई आखर प्रेम के पढ़े तो पंडित होय। अर्थात पुस्तकों में संपूर्ण ज्ञान नहीं मिलता, पुस्तकें पढ़ने से व्यक्ति विद्वान नहीं बनता। उन्होंने कहा कि यदि व्यक्ति ढाई अक्षर प्रेम के पढ़ ले, मानव मात्र से प्रेम करना सीख जाए, हाँ, भाईचारा आपस में रखें, मेल मिलाप सामंजस्य ऐसी चीजें व्यक्ति में आ जाए तो वह विद्वान बन जाता है। उसी तरह यहाँ पर नेहरू जी ने पत्र के माध्यम से बताया कि अगर प्रकृति को अगर ढंग से कोई पढ़ ले तो प्रकृति की एक एक चीज के बारे में पढ़ करके वो कई सारी चीजें ढंग से पढ़ सकता है, अपने ज्ञान में वृद्धि कर सकता है। इसको पंडित जवाहरलाल नेहरू ने लिखा और इसका अंग्रेजी से हिंदी में अनुवाद प्रसिद्ध कथाकार उपन्यास सम्राट मुंशी प्रेमचंद ने किया। ये था बच्चों ये पाठ। इसके क्वेश्चन आंसर आपको PDF के माध्यम से मिल जाएंगे। धन्यवाद।